गूलर में रहती है उड़न गिलहरी, गूलर में लगती है जंगल की कचहरी, गूलर के नीचे होती है शादी, गूलर से बढ़ती है जंगल की आबादी। वहाँ पर शादियाँ होती हैं तो ऊमर का पेड़ यानी डूमर का जो पेड़ है उसको ही बीच में गाड़ते हैं जब मंडप डलता है, और चारों तरफ से जामुन की छानी छाते हैं। जोहार संगवारी हो, मैं हूं दीपक और अभी हम आ गए हैं भोरम देव और अभी जा रहे हैं दर्शन के लिए। भोरम देव महोत्सव का पहला दिन है, बहुत ज़्यादा भीड़ है, चलते हैं। में दर्शन करके निकल गए हैं और मौसम बिल्कुल घटा वाला है, पानी कभी भी गिर सकता है और बाकी बस यहाँ से निकलने वाला है थोड़ी देर में। आज आफ्टरनून में 12 बजे मैं यहाँ पर पहुँचा, बहुत ही दिक्कत के साथ पहुँचा भाई। फिर हम मंदिर गए थे, मंदिर से यहाँ आ गए, लंच किए, लंच करने के बाद थोड़ा सा रेस्ट किए। अब निकल रहे हैं हम सरोदाधारा डैम सनसेट देखने के लिए। पर मौसम देख सकते हो पूरा घटा है यार, बहुत तेज पानी गिरने वाला है। अभी मैं आया हूँ भोरम देव महोत्सव, ऐसे ऑर्गेनाइज कर रहे हैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन सपोर्टेड बाई 36 माउंटेन। दोस्तों अभी हम आ चुके हैं कैंप साइट से सरोदा डैम में। देखिए क्या व्यू है यार, और अभी बहुत तेज़ बारिश होने वाला है, बहुत तेज़ मतलब बहुत तेज़। अगर बारिश स्टार्ट हुआ तो गाड़ी जस्ट पीछे खड़ा है, पर गाड़ी तक भी नहीं जा पाएंगे। और हम लोग देखने आए थे सनसेट, उधर पानी भी गिर रहा है यार, उस साइड में देखो बहुत तेज पानी गिर रहा है, बहुत तेज पानी गिर रहा है। और बाकी लोग तो बाकी साथी हमारे आए ही नहीं। बिजली भी कड़क रहा है क्या? हाँ। आप यकीन नहीं मानेंगे, अभी मार्च का महीना है, मतलब अभी तो इतना गर्मी रहता है, गर्मी के टाइम पे पानी गिर रहा है और गर्मी के टाइम में ठंडी भी लग रहा है। मतलब गर्मी ठंडी बारिश सब एक साथ हो जा रहा है, कंफ्यूज आ गया है। कोरोना के टाइम से ना मौसम थोड़ा सा गड़बड़ा गया है। हाँ यार दोस्तों, सरोदा डैम जो है यहाँ का वन ऑफ द बेस्ट टूरिस्ट स्पॉट है, मतलब कवर्धा का। और जब आप रायपुर बिलासपुर से आते हैं तो भोरम देव मंदिर, मड़वा महल, चिरकी महल के अलावा आप यहाँ पर भी आ सकते हैं। ये भोरम देव मंदिर से लगभग 15 किलोमीटर की दूरी पर है, तो आप यहाँ पर भी आ सकते हैं। इस तरह का व्यू है अभी सरोदा डैम का, देखिए है ना खूबसूरत। तो सरोदा डैम के साथ नड्डा पार्टी। कैसा लग रहा है दोस्तों नड्डा, आपको बताओ यार। और आप लोग नड्डा खाए हो कि नहीं, कमेंट करके बताओ यार। अभी बजे है 5 और देखिए पूरा अंधेरा हो गया है। दोस्तों पानी गिरना स्टार्ट हो गया है और सौरभ भैया से मिलिए। नमस्कार भैया, क्या करवा रहे हो? मतलब कहीं बारिश हो रहा है, कंफ्यूज आ गया है गर्मी में, मतलब बारिश ठंडी है गर्मी सब कुछ करवा दे रहे हो। खुद कंफ्यूज है तो चला भी गया। कपड़ा पहने कि स्वेटर पहने, क्या पहने? नहीं है स्वेटर वाइट वही तो सोच रहे हैं, करे क्या भाई, कंफ्यूज आ दिए गए। दोस्तों अभी हम भोरम देव मंदिर के पास दीपदान के लिए आ गए हैं, तो यहाँ पर होने वाला है दीपदान। परंपरा को, यानी जो शहरों में रहने वाले लोग हैं और जंगल में रहने वाले लोग हैं, वो कोऑर्डिनेशन समन्वय बिठाकर रहें, उनके बीच किसी तरह का वैमनस्य ना हो। आदर्श स्थिति किसी समाज की वही होती है।
तो नेचुरली ये ऐसी जगह थी भोरम देव टेम्पल और इसके आसपास का इलाका, जहां पर यहाँ जबरदस्त खेती भी होती थी। एट द सेम टाइम जंगल के सबसे खूंखार जानवर टाइगर का ये पूरा हैबिटेट रहा है। तो ये एक ऐसी जगह थी, इस तालाब में जहां हम लोगों ने दीपदान किया, इसका बहुत ही जबरदस्त सिग्निफिकेंस रहा है। एक तो पारस पत्थर की कहानी हर मंदिर के बगल में जहां पर भी तालाब होता है, राजवंश में ये कहानी बहुत पॉपुलर है कि किसी ग्वाले को पारस पत्थर मिलता है। जब राजा के दूतों को पता चलता है कि वो पारस पत्थर उस ग्वाले को मिला है तो वो उसको पकड़ने के लिए दौड़ते हैं। तो ग्वाले को लगता है कि मैं इस इलाके में जाता हूँ, वो मुझे पकड़े इससे पहले उस पत्थर को वो तालाब में फेंक देता है। तो ऐसी मान्यता है कि इस तालाब में पत्थर है पारस का। और ये इलाका आप जितने भी कल्चुरी वंश के टेम्पल्स को देखेंगे वो सारे थे, वो आध्यात्मिक केंद्र तो थे ही, वैदिक उपासना के, एट द सेम टाइम वो तांत्रिक उपासना के भी केंद्र। तो जहां जहां आप कल्चुरी मंदिरों को देखेंगे तो जो डिपिक्ट करेंगे जो वहां पर आर्किटेक्ट बना हुआ है, एक तो पूरा का पूरा कामसूत्रा से इंस्पायर्ड है, दूसरा तंत्र से। तंत्र का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट कामसूत्रा होता है, इसमें मेल और फीमेल एनर्जी मिलकर भी सिद्धि प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। तो खजुराहो से लेकर के शहडोल में एक मंदिर है, विराट मंदिर कहलाता है। उसके बाद अनूपपुर में 3 जगहों पर मंदिर है, बहुत पुराना प्राचीन गणेश मंदिर है। और उसके बाद यहाँ पर भोरम देव में है, अमरकंटक में। तो जहां जहां पर कल्चुरी राजवंश रहा है, वो कल्चुरी राजवंश जहां भी शिल्पकार उन्हें मिलते थे, तो जो भी उनके एनर्जी सेंटर्स होते थे, उस एनर्जी सेंटर्स में रुद्र की स्थापना यानी महादेव के स्थापना करते रहे हैं वो लोग। और यही इस मार्ग को ऐसा भी माना जाता है कि जब भी महाभारत काल में या रामायण काल में जब भी फॉरेस्ट ड्वेलर्स के साथ रहे हैं राम जी या पांडव लोग, तो हमेशा इन एनर्जी सेंटर्स के पास आए हैं किसी न किसी सिद्धि को, किसी न किसी बाण को प्राप्त करने के लिए। हम देखते थे ना सीरियल्स में दिखाता था कि पर्टिकुलर तीर को प्राप्त करने के लिए आपको चैंटिंग करना पड़ेगा दूसरी जगहों में। तो कल्चुरीज का जो मेन सेंटर था वो जबलपुर के पास त्रिपुरी नाम की जगह थी। तो नर्मदा के जस्ट ऊपर आप जाएंगे तो बहुत सुंदर 64 योगिनी मंदिर बना हुआ है। एमपी में 2 जगह, मुरैना में भी है और जबलपुर में। तो त्रिपुरी और त्रिपुर सुंदरी तंत्र में या जूना अखाड़ा के भी जो लोग हैं त्रिपुर सुंदरी के उपासक होते हैं। तंत्र में जो सबसे पहुंचे हुए लोग 10 महाविद्याओं में 10 महाविद्याओं में से एक, और 64 योगिनियों को वो करते हैं। हर योगिनी की अलग अलग सिद्धि होती है और फिर उन योगिनियों के नीचे एक हायरार्की शुरू होती है जिसमें मरही माता, चौरा देवी, गांव की जो देवियां होती हैं उस हायरार्की में नीचे आते हैं। तो ये पूजा पद्धति का केंद्र था भोरम देव, जहाँ वैदिक उपासना भी होती थी, जहाँ पे तांत्रिक उपासना भी होती थी। यानी राजगुणों का भी पूजा का केंद्र रहा, सिद्धि का केंद्र रहा है भोरम देव, और वैदिक उपासना का भी रहा है। तो एक तरीके से भारतीय जो सनातन परंपरा है उसकी नदियां या उसकी ब्रांचेस जो फैली हैं उसका मेन रूट जो है भोरम देव और अमरकंटक के बीच का जंगल। और यहीं पर माना जाता है कि जो राजगुण भी हैं हमारे देश में, जो ट्राइबल्स भी हुए हैं, उनका जो 4 या 5 कम्युनिटी थी उन सबसे प्राचीन उनमें से एक बैगा है, जिसके बाद गोंड वंश शुरू हुआ है। उनके मुखिया लोग बैगा थे और बैगा एक उपाधि होती थी, जाति से पहले ये उपाधि है। जो भी व्यक्ति नेचुरल ट्रेडिशनल नॉलेज का जानकार होगा उसे बैगा कहा जाता है। एक तरीके से मास्टर के लिए बैगा यूज होता था। तो ये जो बैगा कम्युनिटी है एक्चुअली सही मायनों में ये मास्टर, कौन से नेचुरल रिसोर्स का किस तरीके से बहुत ही प्रिसाइज इस्तेमाल करना है, मिनिमलिस्टिक लाइफस्टाइल रखते हुए सबसे रिच एक्सपीरियंस करना है, वो आप बैगाओं से सीख सकते हैं। तो अभी मैं बता रहा था एक लेडी के बारे में, 103 साल की हैं, अपना सारा काम बहुत अच्छे से करती हैं। हमारे यहाँ भी डिंडोरी वाला जो इलाका है बैगा चक कहलाता है। तो मेन जो बैगा है मैकल पर्वत के ही इस पार और उस पार रहते थे। तो मंडला से लेकर के भोरम देव के बीच में जो बैगा लोग हैं, स्पेशली जो पहाड़ के आसपास रहते हैं, वो भूमिया बैगा सबसे ऑथेंटिक बैगा माने जाते हैं। उसके बाद आपको मैदानी इलाकों में बैगा मिलेंगे, बघेलखंड में मिलेंगे, कुछ हद तक अनूपपुर में, मनेंद्रगढ़ में या सूरजपुर तरफ मिलते हैं। तो बैगाओं को शुद्ध बैगा नहीं माना जाता है। जो भी बैगा पहाड़ से नीचे उतर गया, इसका मतलब उसने कोई गलती की थी या उसे समाज से निकाला गया था, इसलिए जाके वो किसी दूसरी जगह में जाके बसे। तो वैरियर इल्विन ने अपना बहुत लंबा समय
अमरकंटक के पास करंजिया है, करंजिया से लेके सूपखार है, यहाँ कान्हा जाने वाली रोड में चिल्फी घाटी के आगे, इन दोनों इलाकों को के बीच में ही उसका पूरा सर्वे रहा। और द बैगा नाम की जो किताब है बैगाओं को समझने के लिए, सेंट्रल इंडिया को समझने के लिए, वो सबसे इम्पोर्टेंट किताब है वेरी रिलीवेंट की, उसे तो मस्ट होना चाहिए, हम लोगों के सिलेबस में हमें पढ़ना ही चाहिए सब लोगों को जो इस इलाके को एक्सप्लोर करने आते हैं। और एक और किताब है द हाईलैंड ऑफ सेंट्रल इंडिया, कैप्टन जे फोर्साइट की, ये भी फ्री में archive.org में आपको मिल जाएगी। इन दोनों किताबों को पढ़ेंगे तो यहाँ की पूजा पद्धतियां पता चलेंगी, यहाँ का शिल्प आपको पता चलेगा, आर्किटेक्ट कैसा था, एट द सेम टाइम पे बायोडाइवर्सिटी। और दरअसल जितनी भी कहानियां हम टूरिज्म इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, इंटरटेन तब हम करते हैं जब हमारे पास कोई नया कंटेंट, नई कहानी होती है। और कहानियों के फॉर्म में होगा तो भी बहुत ज्यादा दिन तक हम एंटरटेन नहीं कर सकते। या तो वो कहानियों को हम म्यूजिक में कन्वर्ट करें, जैसे कि पूरे राजस्थान के पास वो ट्रेडिशन है फोकलोर का, कबीर गायन से लेकर तमाम चीजें, या बुंदेलखंड में भी है। हमारे यहाँ हमने अपनी कोई ऐसा लोक संगीत या लोक गीत उस तरीके से इवॉल्व नहीं किया है जो सेंट्रल या नेशनल लेवल पे रिप्रेजेंट करे। टुकड़े टुकड़ों में नाचा अलग है और सैला बैकग्राउंड अलग, अलग अलग फॉर्म में है ये डांस फॉर्म या म्यूजिक के फॉर्म में, लेकिन वैसा नहीं है, कभी किसी फिल्म में ये म्यूजिक आया नहीं है। तो ये बहुत बड़ा अच्छा मौका है कि इस इलाके की किसी कंपोजिशन को या कोई यहाँ का लोकगीत चल रहा हो उसको नेशनल लेवल पे कोई प्रोडक्शन करके हम इस इलाके की मार्केटिंग करें। और ये इलाका कहानियों को जानने का सबसे अच्छा इलाका है। और यहाँ पे टाइगर के बारे में बहुत सारी कहानियां रही हैं कि घोरमदेव मंदिर में हमेशा टाइगर आकर के बैठते थे। यहाँ की जो कुल देवी होती थी, जैसे रतनपुर का महामाया, तो महामाया में भी जब हिमालय से कोई संत आते थे तो कोई यहाँ का एक बैगा होता था जो हाथ करके ले जाता था टाइगर, जब वो पूजा करते थे नवरात्र में। तो कोई रेफरेंस के लिए कोई बुक तो नहीं है, लेकिन जब आप कहानियों को एक्सप्लोर करने जाएंगे इस इलाके में तो हर 40-50 किलोमीटर में आपको नई तरह की इंटरेस्टिंग कहानी मिलेगी जो इस बात को बताती है कि कैसे नेचर में वाइल्ड एनिमल्स के साथ रहते हुए लोगों ने अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से जिया है यहाँ पर। तो एज ए यूट्यूबर, एज ए कंटेंट क्रिएटर, हम लोगों के पास एक बहुत अच्छा मौका है कि सर लोग इतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे ऑलरेडी डेवलप करके रखे हैं। क्योंकि मैं जब तक इस जगह पे नहीं आया था तो हमेशा मैं सोचता था कोई ऐसी जगह होनी चाहिए जहाँ आप सेफ भी फील करें और एट द सेम टाइम थॉट एक्सचेंज भी हो सेम लेवल पे, जो समझता हो इन चीजों को इन डेप्थ जाकर। तो ये वो जगह है जहां पर आप कभी भी आ सकते हैं, अपने आसपास के जो लोग भी इस इलाके को एक्सप्लोर करना चाहें। अभी भी इस इलाके में आप लोगों को वो सारी चीजें मैं ले जाकर दिखा सकता हूँ, क्योंकि अभी बचा हुआ है डेवलपमेंट को, सो कॉल्ड डेवलपमेंट मॉडल से भी ये जगह बची हुई है। यहाँ विकास बहुत धीरे पहुंचा है, बहुत लेट पहुंचा है, इसलिए इंटैक्ट है अभी चीजें। तो हम जैसे लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि जब हम किसी जगह को एक्सप्लोर करने जाएं या वहां की स्टोरी हम समाज के सामने ला रहे हैं तो हर एक बार वहां पे मेंशन करना जरूरी है कि जो प्रोटोकॉल्स हैं इस सोसाइटी के, इस कम्युनिटी के, इसे हम लोग फॉलो करके ही अंदर घुसे हैं। इसलिए जब अगली बार आप आएंगे, हमारे बताने पर आप आने वाले हैं, तो उन प्रोटोकॉल्स को फॉलो करें। और मान लीजिए किसी कम्युनिटी का कोई प्रोटोकॉल है ही नहीं, क्योंकि बहुत सिंपल से लोग गाँव में रहने वाले लोग, तो मैं क्या करता हूँ इसके लिए खुद से ही प्रोटोकॉल बना देता हूँ और ये बताता हूँ कि इनके प्रोटोकॉल्स हैं। फॉर एग्जाम्पल कि जंगल में हम जाते हैं तो जंगल में कोई ना कोई सड़कों पे टोल टैक्स देते हैं, तो इस जंगल में घुसने से पहले हमें टोल टैक्स देना पड़ता है। टोल टैक्स के रूप में क्या होता है, कोई पत्थर चढ़ाते हैं। तो कई सारे आदिवासी कम्युनिटीज में ग्राम देवता को इतना छोटा सा पत्थर या कोई अगरबत्ती या चावल या नारियल चढ़ा करके ही जंगल में उस गांव में प्रवेश करते हैं। तो जब इस फीलिंग से कोई व्यक्ति, बाहरी व्यक्ति किसी जंगल या गांव में प्रवेश करता है तो उसके दिमाग में चलता है कि यहाँ का ओनर कोई और है और कोई है जो हम पर नजर रख रहा है। तो अपने आप वो थोड़ा सा सेंसिबल बिहेव करना शुरू कर देता है। अचानक से हम कैमरा देखते हैं ना, सीसीटीवी, तो हमें लगता है कि थोड़ा सा हमको सिविक टाइप का बिहेव करना पड़ेगा। तो इसलिए कंटेंट क्रिएट करते समय आदिवासियों को लेकर के मुझे लगता है कि हम सब लोगों को पहले खुद ही सेंसिटिव होना चाहिए कि कौन सी चीजें उनकी स्पेशल हैं, कौन सा व्यक्ति एक्सपोज करने लायक है या नहीं। बहुत सारी इंफॉर्मेशन बहुत सारे लोगों को नहीं देनी चाहिए। बहुत सारी कहानियां हैं मेरे पास, पर मैं किसी के साथ वो एक्सचेंज नहीं करता क्योंकि मेरे पिछले एक्सपीरियंस है। आपने किसी को बताया तो किसी को उसमें स्टोरी मटेरियल दिखता है
कि एक उसके लिए न्यूज़पेपर का आर्टिकल हो जाएगा या वो कोई फिल्म में उस शॉट को डाल देंगे, लेकिन वो एक्सपोजर के बाद वो इलाका बर्बाद हो जाता है। बहुत सारे लोग कैमरा लेकर के पहुंचते हैं, वो जगह उस तरीके से बच नहीं पाती। तो एज अ कंटेंट क्रिएटर हम जब कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करते हैं या नेचर को रिप्रेजेंट करते हैं तो कंजर्वेशन वाला पार्ट मुझे लगता है बहुत जरूरी है। और एट द सेम टाइम एक सेंट्रल इंडिया में टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए एक टीम के तौर पे हम सब लोगों को काम करने की जरूरत है। आज का पूरा दिन घूमते फिरते और तक्षक इको फार्म में एंड कर रहे हैं। बहुत सारी स्टोरी टेलिंग हुआ, बोरम देव के बारे में और ज़्यादा जानने को मिला, यहाँ के ट्राइबल्स के बारे में बहुत कुछ जानने को मिला, तो बहुत कुछ सीख के जा रहा हूँ इस बार। नदी के किनारे किनारे हम नेचर वॉक करने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। अभी हम हैं बोरम देव मंदिर के पास। क्या लेकर आ गए ऋतुमन? चाय। और ये चाय तो समझ आ रहा है, ये क्या है इस पे डब्बे पे क्या है? ये है रागी मिलेट रागी कुकीज चॉकलेट फ्लेवर। क्या बात है, मेड बाय रूरल फ्रेजर। अपना मतलब यहीं पे खाएंगे? क्यों भाई मिनेंद्र भाई, क्या खा रहे हैं यार आप? ये है कोदो कुकीज इलायची फ्लेवर। इलायची फ्लेवर। अच्छा, आप क्या खा रहे हो? मैं खा रहा हूँ रागी है मेरे पास। अच्छा, रागी है आपके पास, तो कोदो कुटकी और रागी। दूसरे का अच्छा, आपके पास कौन सा है? अच्छा, कुटकी कुकीज। और आपके पास कौन सा है भाई? अरे चाय बस। आपके पास कौन सा है? आपके पास रागी है, आपके पास कोदो इलायची फ्लेवर। कोदो है। कोदो या एवरग्रीन फॉरेस्ट होगा, उसकी वाटर कैरिंग कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है। इस इलाके में पूरा का पूरा पॉपुलेशन बढ़ने का कारण ये था कि पानी का जो डिस्ट्रीब्यूशन था वो पूरे देश में था। ऐसी कोई जगह नहीं थी, डेजर्ट को अगर हम छोड़ दें तो उसके अलावा बहुत बड़े लैंड एरिया में बारिश नहीं होने के बावजूद भी साल भर पानी रहता था, क्योंकि जामुन का पेड़, आम का पेड़, सरई का पेड़, ये ऐसे पेड़ हैं जो हार्डली 8 या 10 दिन के लिए अपनी पत्तियां गिराते हैं, वो भी कम्प्लीटली नहीं। एक डाल की पत्ती गिर गई तो तब तक नई पत्ती जन्म ले लेती है। अभी सरई में आप लोग देखेंगे कि आधी पत्तियां भी लगी होंगी और नई फ्लावरिंग भी हो रही है। तो साल जामुन, ये एक अर्जुन का पेड़ दिख रहा है, इधर जो सूखे हुए हल्के हल्के दिख रहे, कम्प्लीटली इनकी पत्तियां आपको कभी ख़त्म नहीं दिखेंगी। तो ये पेड़ क्या करते हैं, पानी का सोर्स जो है उसको हमेशा कनेक्टेड रहते हैं, सर्वाइवल के लिए इनको चाहिए नीचे से पानी। और हमेशा नदियों के किनारे आपको ये 3-4 प्रजाति के पेड़ मिलेंगे ही मिलेंगे। और सबसे अच्छा वाटर लेवल वहाँ पर होगा जहाँ आम, जामुन और गूलर को डूमर बोलते हैं, फिकस फैमिली आप लोग जानते होंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है उसका भी, और अर्जुन का पेड़। ये 4 चीज़ें जहाँ है किसी नदी या नाले में तो उसमें गर्मी भर पानी रहेगी। तो ये पूरा का पूरा ड्रेनेज सिस्टम, यहाँ से पूरा पानी मुझे लगता है ये जाकर के शिवनाथ में मिलता होगा और महानदी में जाता होगा। और एक नदी का निर्धारण भी ऐसे करते हैं कि अप्रॉक्सीमेटली 30 किलोमीटर से बड़ी वाटर बॉडी है और जिसमें लगातार पानी बहता रहता है, तो 30 किलोमीटर से लंबी दूरी तय करती है तो वो नदी है, इससे कम है तो वो नाला है। तो पानी का पूरा खेल दरअसल नेचुरल, अगर हम किसी पहाड़ को रहने दें, किसी जंगल को रहने दें, तो हर 50 किलोमीटर के बीच में एक 5 किलोमीटर का, जैसे वहाँ हमारे यहाँ पार्क होते हैं कॉलोनीज़ में और ग्राउंड्स होते हैं, वैसे वाटर रिचार्जिंग के लिए पहले हर एक 10 गांव के बीच में एक बड़ा सा बगीचा हुआ करता था। और उन बगीचों में कौन सा पेड़ होता था? मोस्टली आम का पेड़ होता था। और आम का पेड़ और तालाब, ये हम सब लोगों के लिए नॉस्टैल्जिक कॉम्बिनेशन है ना। हमारे यहाँ जो सबसे अच्छी मेमोरी है वो आम का बगीचा होगा, आम के बगीचे के बगल में तालाब होगा, मंदिर होगा। तो आम का बगीचा वो सिर्फ आम खाने के लिए नहीं था, जो भी उस इलाके का सेंटर पॉइंट होगा उस जगह पर ही वाटर कंजर्वेशन के लिए वो बगीचा लगाया जाता था। अगर आम के 100 पेड़ हैं तो नीचे का जो
कहते हैं ना, जो नदियाँ ऊपर बहती हैं उतनी ही नदियाँ नीचे भी बहती हैं, उतने स्ट्रीम्स नीचे होते हैं, तो उसको वो कंट्रोल करके रखता है। तो जिस गांव में बगीचा होगा आम का, उस गांव का वाटर लेवल, तालाबों का, कुओं का बहुत अच्छा रहेगा। और ये पूरी थ्योरी 5000 साल पुरानी है। बृहद संहिता नाम की किताब है, वराह मिहिर है जो सबसे पहले वाटर साइंटिस्ट उनको मानते हैं। तो उन्होंने पेड़ों की कंप्लीट स्टडी की, किस इलाके के पेड़ों से ज़मीन के नीचे कितना पानी है उसके बारे में उन्होंने एक लंबा डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है अपनी पूरी की पूरी किताबों में। तो ये ट्रेडिशन जानने वाले जो लोग थे इस इलाके में वो बैगा थे। तो बैगाओं के बारे में जो सबसे अच्छा उनको कोई कॉम्प्लीमेंट दिया गया, मैं जितने लोगों से मिला हूँ, उन्हें पानी का जादूगर कहा जाता है। दूसरी कम्युनिटी के लोग इतना डरते थे कि बैगाओं से हमको लड़ाई नहीं करनी है या उन्हें नाराज़ नहीं करना है, अगर हम उन्हें नाराज़ कर देंगे तो हमारे गांव का पानी भी वो गायब कर देंगे। तो इसके पीछे कई बार मुझे हजम नहीं हुआ कि ऐसा क्या मैजिक जानते होंगे कि पानी गायब कर देंगे। तो बाद में समझ में आया 4-5 साल के ऑब्जर्वेशन में कि वो लोग करते क्या हैं कि बैगाओं को थोड़ा सा पैदल चलते हैं और जंगल के हर एक डायरेक्शन की समझ है। तो अगर किसी पहाड़ में वहाँ पर पानी दिख रहा है और हमसे ऊंचाई पर है वो पानी, यानी 2-3 किलोमीटर दूर जो ये पहाड़ी दिख रही है, तो बैगाओं को इतना सेंस होता था कि छोटे से नाली बनाकर वो पानी को यहाँ तक ले आएंगे। डायरेक्शन भी वो मोड़ सकते, कहीं पे भी मोड़ सकते हैं। तो ज़्यादातर वो ऐसी जगह पे रहते थे जहाँ पे एक्वाफर्स होते थे और साल भर जिनमें नेचुरली पानी निकलता था। तो बैगा अपनी बस्ती वहीं पे बसाते हैं जहाँ पर प्राकृतिक जल स्रोत होगा और पहाड़ होगा वहाँ पर। पहाड़ इसलिए क्योंकि सेफ्टी के लिए आसपास कौन सा जानवर आ रहा है उन सब चीज़ों पे मूवमेंट रखने के लिए थोड़ी सी ऊंचाई की जगह वो लोग ज़्यादा प्रेफर करते हैं और सॉलिटरी रहना पसंद करते हैं। एक घर यहाँ बना तो दूसरा घर वहाँ बना, वो अलग अलग घर बनाने में यकीन रखते हैं। दूसरी चीज़, घर का बर्तन वो कभी भी अपने घर में नहीं धोएंगे या पब्लिक जो हमारे यहाँ अटैच वॉशरूम का कॉन्सेप्ट है वो उनके यहाँ नहीं है। वो अपना पूजा भी घर से दूर करते हैं, बर्तन भी घर से दूर धोते हैं और सारा मतलब जो निस्तार हमारा वॉशरूम वाला है या पूजा पद्धति है वो घर से बाहर रखते हैं। उनकी पवित्र जगह अलग होती है, नहाने की जगह अलग होती है। तो जहाँ बैगा रहेंगे वहाँ पानी का सोर्स होगा, पानी का सोर्स होगा तो वहाँ पर जड़ी बूटियाँ होंगी जो सर्वाइवल के लिए सबसे ज़रूरी है, बीमारियों से बचने के लिए। वो एसेंस का पानी है चारों तरफ से जंगल से जो रिलीज हो रहा है। एट द सेम टाइम जामुन की लकड़ी और गूलर की लकड़ी, इनको जब पहले कुआं खोदा भी जाता था तो उसकी जो जड़ होती थी यानी जो सबसे नीचे की फ्लोरिंग होती थी तो एक पूरी लेयर जामुन की और गूलर की बिछाई जाती थी और उसके ऊपर जो पाट डालते थे तो उसका भी। ये सब ट्रेडिशनल नॉलेज आदिवासियों से ही हम लोगों ने सीखा था। तो अभी भी जैसे कोई बड़ा फैंसी हो, कॉन्सेप्ट डालना हो तो जामुन का गिलास जो है वो सबसे अच्छा वो हो सकता है पानी रखने के लिए। तो रात को जामुन के गिलास में, या बीजा के पेड़ बचे नहीं तो बीजा का पेड़ भी नेचुरल इंसुलिन का काम करता है, तो बीजा के गिलास में भी लोग पानी पीते थे। और बैगा लोग क्या करते थे, उसकी डंडी रखे रहते थे, इतनी बड़ी लकड़ी, और वो लकड़ी को पानी में डाल के रखते थे तो उसका पानी पीते थे जब कोई बीमार हो जाता। तो ऐसा रोहिणा का पेड़ है, 10-12 पेड़ ऐसे हैं यहाँ पे जो वाटर प्योरीफायर का काम करते हैं। एट द सेम टाइम वो इम्यूनिटी बूस्टर भी हैं उनके लिए। एक मैदा का पेड़ होता है, मैदा छाली होता है, उसको भी वो लोग उस छाल को पानी में डाल के पीते हैं और वो उसे टॉनिक मानते हैं। तो ठंड में स्पेशली वो मैदा की छाली को पानी में मिक्स करके पीते हैं, उसका पाउडर बना करके। और स्पेशली बैगाओं के मेडिसिन में जो हम लोग ज़्यादातर मेडिसिन खरीदते हैं वो ड्राइड फॉर्म में खरीदते हैं, वो ड्राइड कभी यूज नहीं करते थे। उनका मोस्टली चीज़ नेचुरल होता था उनके। अभी जो ज़्यादातर अर्बन लोग आते हैं और वो जड़ी बूटियों में पैकेट चीज़ें देखते हैं जिसकी कोई एक्सपायरी नहीं होती तो उसका कोई बेनिफिट नहीं होता। तो बेनिफिट मिलने के लिए ताज़ा होना स्पेशली ट्रेडिशनल मेडिसिन का ज़रूरी है। और जो सारी चीज़ें मेडिसिन थी बैगाओं ने उन सब चीज़ों को देवता माना। तो अलग अलग जितने भी मेडिसिनल प्लांट हैं तो आदिवासियों के भी पूजा पद्धति में वो शामिल हुए, स्पेशली सनातनियों के भी पूजा पद्धति में वो सारे पेड़। जैसे हमारे यहाँ बघेलखंड का जो इलाका है, शहडोल और वो रीवा का इलाका है, वहाँ पर शादियाँ होती हैं तो ऊमर का पेड़ यानी डूमर का जो पेड़ है उसको ही बीच में गाड़ते हैं जो मंडप डलता है और चारों तरफ से जामुन की छानी छाते हैं। छत्तीसगढ़ में शायद सरई को छाते हैं और आम के पत्ते। आम के पत्ती को
आम, सरई, जामुन। तो जो पेड़ हमारे सर्वाइवल के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है, उन्हीं को हमारे पूर्वजों ने पूजा पद्धतियों में शामिल किया है। इन सब चीज़ों का मेडिसिनल वैल्यू है और सर्वाइवल के लिए वैल्यू। परसा का स्पेशली यूज खेतों के लिए होता है, तो नॉर्मल वो नेचुरल फर्टिलाइज़र। तो छत्तीसगढ़ में आपको सब अपना पेड़ काटते दिखेंगे, लेकिन खेतों की मेड़ पे आपको परसा दिखेगा। परसा को कभी खेत के किनारे से ख़त्म नहीं करते। तो रीज़न वही है कि नेचुरल फर्टिलाइज़र है वो, और सॉइल को वो फर्टाइल बनाता ही है, और एट द सेम टाइम कीड़े नहीं लगते हैं उसमें। मेरा ऐसा ऑब्जर्वेशन है कि जो भी पेड़ या फल पूजा पद्धतियों में शामिल हुए, उनको कंजर्वेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ही रखें। कि शादी में जामुन का पेड़ चाहिए ही, तो हर एक व्यक्ति हमारे यहाँ कोशिश करता है कि जहाँ भी उसका कुआं बना हो एक जामुन का पेड़ जरूर हो, कि घर में जब शादी होगी तो उस पेड़ को काट कर यूज करेंगे। और कुएं के बगल में ही जामुन का पेड़ आपको मिलेगा कि उसकी पत्तियाँ टूट करके कुएं में गिरती रहे, तो नेचुरली पानी भी साफ होता रहेगा। उसको निकालते जाते हैं पत्ती जब भर जाती है कुएं में। तो पेड़ों पे मैंने 150 पेड़ों के ऊपर एक सीरीज़ लिखी है, तो उसको अभी मैं री एडिट बार बार कर रहा हूँ। जो स्कूली बच्चों के लिए हम वो पेड़ों की पूरी कविता और साइंटिफिक नॉलेज लेकर के बच्चों को नेचर कंजर्वेशन से कनेक्ट करेंगे। तो उसी में एक गूलर का पेड़ मुझे बड़ा याद आता था। तो जो चीज़ें गूलर के बारे में पता थी उसको मैं थोड़ा सा राइमिंग में ऐड किया हुआ हूँ एक फिलॉसफी के साथ। तो जंगल में वैलेंटाइन डे। प्रेम है गूलर का फूल, गूलर बिन मिट्टी है धूल। इसके पहले एक छोटी सी कहानी कि गूलर के फूल को ऐसा माना जाता है कि जो गूलर के फूल को खिलते हुए देख लेगा वो सबसे ज़्यादा किस्मत वाला होगा, उसके पास राजयोग आ जाएगा। पर गूलर साइंटिफिक रूप से एक ऐसा फूल है जिसके अंदर जब फ्रूटिंग होती है तो फूल अंदर ही हो जाता है, तो उसके बीच में जो प्रजनन होता है तो वो नेचुरली फेमिनिन पार्ट और मैस्कुलिन पार्ट जो होता है वो इंटरनल ही होता है। उसके लिए क्या साइंटिफिक टर्म है अभी मैं भूल रहा हूँ। तो गूलर का फूल एक्चुअली खिलता ही नहीं, जैसे वो शुरू होता है तो डायरेक्ट फल में कन्वर्ट होता है, और उसके अंदर पॉलिनेशन के लिए वास्प होती है 3-4 प्रकार की। तो वो घुसती हैं अपने डंक से, अपने एक वहाँ पे उसके इंटरनल ले करती हैं। तो वो जब अंडे से बाहर निकलते हैं कीड़े, तो भीतर ही भीतर पॉलिनेशन भी कर लेते हैं, तो बाहर कोई खिलता हुआ फूल नहीं दिखता है। तो सेम चीज़ हमारी स्पिरिचुअल फिलॉसफी के साथ भी है कि जो जादू है वो आपके इंटरनली खिलेगा। कोई ज़रूरी नहीं कि कोई संत है या इनलाइटेंड सोल है तो बाहर से दिखेगा, वो गूलर के फूल की तरह होगा, भीतर ही भीतर खिलेगा। जो इस कॉन्सेप्ट को समझ जाएगा तो वो अपने आप में ही सिद्ध हो जाएगा। तो गूलर का पेड़, इसके नीचे ही सारी तपस्या बड़े बड़े ऋषियों ने, स्पेशली दत्तात्रेय ने की, जो तंत्र मार्ग के लोग हैं, गोरखनाथ और दत्तात्रेय तमाम लोग, तो इसको कनेक्ट किया हुआ है। प्रेम है गूलर का फूल, गूलर बिन मिट्टी है धूल, गूलर भीतर खिलता है, खिलना उसका नहीं दिखता है। गूलर से जंगल है स्थूल, गूलर है जंगल का स्कूल, गूलर पर लगते हैं फल, गूलर से बनता जंगल, गूलर से नदियों का कलकल, गूलर है कल आज और कल। इंद्र हरिश्चंद्र दत्तात्रेय, गूलर है एक सिद्ध प्रमेय, गूलर के नीचे बैठते हैं संत, गूलर के नीचे हर दिन बसंत। बुलबुल हरियल बड़ा बसंता, इनके बिन मौसम नहीं बनता। क्षमा फाकता धूसर धनेश, गूलर में है सबका प्रवेश। सांप गोह बिच्छू टेरेंटूला, टेरेंटूला एक मकड़ी है, गूलर कभी इनको नहीं भूला। गूलर में जंगल में है गूलर की सेंट, गूलर है जंगल का रेस्टोरेंट। घुटरी चिंकारा नीलगाय, गूलर है सबका सराय, गूलर है जंगल का बैंड। गूलर किनारे है बंदर मवाली, खूसट देता है गिद्धों को गाली। खूसट उल्लू को वर्नाकुलर नेम है। अमलतास बजाता है ताली, सरई करता है रखवाली, वायलिन बजाती हैं नदियाँ निराली। गूलर किनारे पत्थर का कोरस, गूलर से मीठा बनता है गोरस। गूलर से टपकता है शहद, गूलर का बाजा है अनहद। गूलर के नीचे उगती हर घास, गूलर का पड़ोसी है पीला पलाश। गूलर के पास है सौरंग के पत्ते, ततैया का डेरा मधुमक्खी के छत्ते। गूलर से भरता है भालू का पेट, गूलर है जंगल का बूढ़ा सेठ। गूलर में रहती है उड़न गिलहरी, गूलर में लगती है जंगल की कचहरी। गूलर के नीचे होती है शादी, गूलर से बढ़ती है जंगल की आबादी। गूलर है जंगल का गेट, गूलर बढ़ाता है जंगल का रेट।
गूलर के नीचे है पानी की खान, गूलर से मिलता हर भटके को ज्ञान। तो प्रेम आदमी को अपना रूलर बनाता है, किसी रेगिस्तान को जंगल गूलर बनाता है। क्या ये बात है। कहानी गूलर की है बच्चों को समझाने के लिए। तो पेड़ों की कहानी, जो सबसे जंगल में सबसे अच्छे पेड़ भी रहे हैं वो इंद्र के पास रहे। इंद्र का जो बगीचा था स्वर्ग में, उसमें माना जाता है कि सारे वो पेड़ थे जो हीलर थे, इंद्र के पास हील करने वाले पेड़। और उसमें भी जो सबसे इंटरेस्टिंग कल हम बात कर रहे थे ना, खिरचाली का पेड़, पारिजात का पेड़। तो पारिजात का पेड़ वो 14 रत्नों में से एक है जो समुद्र मंथन के बाद निकला था और इंद्र के दरबार में था। उनकी अप्सराएं डांस करती थी और उस पेड़ को टच करती थी तो उनकी थकान मिट जाती थी। तो वो फिर रुक्मणी थी कृष्ण की वाइफ, तो उनको पता चला कि इंद्र के यहाँ ऐसा कोई पेड़ है। तो उन्होंने क्या किया, कृष्ण को मजबूर किया कि मेरे लिए वो पेड़ लेके आओ, हम लोग थक जाते हैं काम करते हुए, स्वर्ग में अप्सराएं नहीं थकती हैं डांस करते हुए। तो फिर कृष्ण को मजबूरी में वहाँ अटैक करना पड़ा। तो वहाँ से वो 2 पेड़ पारिजात का लेकर आए। तो अभी वो 2 पेड़ हैं यूपी के बाराबांकी ज़िले के एक गाँव में, जिसको यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज में भी शामिल किया हुआ है। तो जनरली जो हम पारिजात के पेड़ दिखते हैं वो 3-4 मीटर के ही होते हैं, झाड़ी जैसे, बड़ी सी झाड़ी जैसे होते हैं। वो बरगद जैसे बड़े विशाल पेड़। तो जिसको भी नेचर में इंटरेस्ट है वो मस्ट विजिट प्लेस है, जब भी मौका मिले तो बाराबांकी में वो जाकर के वो पेड़ देखना चाहिए। वो 1000 साल पुराना पेड़। और हमारे रिजवान भाई है वहाँ पे नहा रहे हैं यहाँ पर। कबीरधाम बहुत ही अच्छा एक हॉली प्लेस है। तो पहले तो जब मंदिर विज़िट किए बहुत ही ज़्यादा पीसफुल फील हुआ और मतलब बहुत ही ज़्यादा शांति थी और बहुत ही अच्छा फील हुआ। लोकल फूड जो है वो बहुत टेस्टी थे, बहुत ही सही था। यहाँ पे हमारा एक्सपीरियंस ऐसा रह रहा है कि जो टाउन एरिया होता है, सिटी एरिया होता है, वहाँ पे शोर शराबा, पॉल्यूशन सब कुछ, उससे दूर अगर रिफ़्रेशमेंट चाहिए तो ये बहुत ही बेस्ट एक्सपीरियंस था। उसके साथ साथ भगवान के दर्शन करना एंड उनका आशीर्वाद पाना, ये बेस्ट पार्ट है। नमस्कार, मैं सौरभ सिंह, मैं जशपुर से आया हूँ बोरमदेव महोत्सव में और फर्स्ट टाइम मेरा विज़िट था। अभी जितना हम लोग ने जगह को देखा है फर्स्ट टाइम, बहुत मज़ा आ रहा है। जो नेचर ट्रेल अभी हम होके आए हैं वो बहुत ही अमेजिंग था। रिवर साइड पे चलना, वहाँ का बायोडाइवर्सिटी बहुत अमेजिंग था। जो यहाँ के पुराने टेम्पल से जो हम कल देखे वो भी बहुत शानदार थे। और जो एम्बियंस, ओवरऑल एम्बियंस जो इस जगह का जो वाइब है वो बहुत ही शानदार है। तो आप लोग भी आइए और यहाँ बिल्कुल कुछ दिन गुजारिए, बहुत मज़ा आएगा आप लोगों को भी। दोस्तों, नदी के किनारे जंगलों के बीचों बीच लगभग आधा से 1 घंटा हम यहाँ पर बैठे रहे, जंगलों की कहानी सुने, पेड़ों की कहानी सुने। आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।